ओके, तो कल का क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? एरिया अंडर वी एक्स वर्सेस टी, करेक्ट? तो वी एक्स वर्सेस टी का एरिया क्या देता है? क्या देता है? चेंज इन एक्स, नॉट एक्स, चेंज इन एक्स। आप बताएं, वी एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ पे है? तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन कहाँ चेंज कर रहा है? बी से जस्ट पहले पॉजिटिव है वी एक्स, ओरिजेंटल एक्सिस के से ऊपर का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, करेक्ट है ना? और बी से जस्ट नीचे क्या है? निगेटिव है, करेक्ट है ना? तो अगर आपसे पूछेंगे इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है आपको, खास करके मेडिकल के बच्चे, ठीक है? डेल्टा एक्स ए से बी तक पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पता है ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं। फिजिक्स में एरिया पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, करेक्ट? तो ए क्या रहेगा एवरीवन? पॉजिटिव। और डेल्टा एक्स बी टू सी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, करेक्ट है ना? देख लीजिए, ये सिर्फ आज के लिए याद कर रहे हैं, आप एग्जाम तक याद रहेगा। समटाइम्स ग्राफ दे दिया जाएगा और डेल्टा एक्स या डिस्टेंस पूछा जाएगा। क्या क्या पूछ सकते हैं? एक ग्राफ देकर मैं आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता हूँ। डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा, ए से सी तक का डिस्टेंस एस, तब क्या करते आप? तो यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एक्स अलग निकालेंगे, डायरेक्ट ए से सी का डेल्टा एक्स, या अब तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे? कहाँ पे ब्रेक करेंगे? वेरी गुड। देखते हैं छोटा छोटा बात सुनने से कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, राइट? इसका मतलब है डेल्टा एक्स ए से बी तक अब प्लस डेल्टा एक्स बी से सी तक। इसका मतलब ये हुआ कि ए एरिया, बातों को समझना है, ए एरिया A1 है, एकदम टाइम से आना है अभिज्ञान। आप लोग शाम का क्लास मैग्नेटिक फील्ड का तो समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। डेरिवेशन में डाउट नहीं, डेरिवेशन आपका इंटरेस्ट का है, डेरिवेशन आपका इंटरेस्ट का है ही नहीं। डेरिवेशन वो कॉमन क्लास है, वो आपको नहीं आएगा। आप बस इतना याद रखिए ना कि रेडियस क्या होता है, कितना टाइम, कितना डिस्टेंस स्पेंड करेगा, और पाथ सर्कुलर होता है, दैट्स इट। डेरिवेशन एचसीबी में भी नहीं दिया हुआ है, अब मोस्ट ऑफ द बुक में इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। वो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, बिकॉज ये कॉमन क्लास रहता है, 12 के साथ तक कुछ एडवांस के भी बच्चे रहते हैं तो डेरिवेशन करते हैं। दैट्स वाई कहीं पे भी मुझे बनाने का बड़ा प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट हुआ तो एटलीस्ट उनको मैं हेल्प कर सकूँ कि देखिए ऐसे ऐसा हो सकता है। बट डेरिवेशन आपका बुक में है ही नहीं भाई। एचसी बराबर में भी देख लीजिए कहीं, या जो आप बुक पढ़े होंगे ना अभी तक, 12th के तो पढ़े होंगे, उसमें डेरिवेशन मिला है? नहीं मिला है तो नहीं है। हाँ, एसएचएम में उस टाइप से नहीं आएगा, बस वेव का एक क्वेश्चन आएगा। और एसएचएम स्टार्ट करते थे बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। और जो आपका एसएचएम का क्वेश्चन आता है वो तो बस टाइम पीरियड निकालना रहता है भाई। तो एसएचएम आपको बहुत तोप जैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स में, मेडिकल में बहुत टफ नहीं आता है। जस्ट मेरा जो स्टार्टिंग का 2-4 क्लास रहता है ना, वही आपका पूरा फिजिक्स है। या जो किसी भी टॉपिक में जो इनिशियल का 2-4 प्रॉब्लम लेते हैं ना बेसिक लेवल का, वो आपका सिलेबस है सिंपली। एक्चुअली फैक्ट वही है। तो यहाँ देखिए, अब ए से सी तक अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो सिंपली आपको A1 प्लस A2 करना है। क्या करना है? बट यहाँ पे A1 और A2 का वैल्यू पुट विथ प्रॉपर साइन, पुट विथ,
समझ रहे ना, यहाँ पे A1 पॉजिटिव है A2 निगेटिव है, करेक्ट। यहाँ पे A1 A2 क्या है, अलजेब्रिक क्वांटिटी है, A1 पॉजिटिव और A2 निगेटिव है, करेक्ट है ना। बट A से C तक फास्ट होने के लिए मैं क्या करता था कि इसका एरिया अलग निकाल लेता था, इसका एरिया निकाल लिया। एरिया तो निकालने के लिए हम लोग को आएगा ही, ऐसा ज्योमेट्री दिया जाएगा जिसका आप एरिया निकाल सकते हैं। लाइक ट्रेपेजियम का निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, और स्क्वायर का निकाल सकते हैं। इन सब का एरिया तो आपको निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 9th क्लास के बेसिस पे, तो वो सब आएगा। तो A1 और A2 का एरिया अलग से निकाल लिए, मैग्नीट्यूड वाइज ही। बाद में पुट करने के टाइम पे अगर A से C तक का डेल्टा एक्स पूछेंगे तो सिंपली A1 प्लस A2, बट यहाँ पे क्या करना है, पुट विथ प्रॉपर साइन। बट अगर डिस्टेंस पूछेंगे तब क्या कीजिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नीचे और ऊपर का एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वहाँ पे मॉडुलस लगा के करना है डिफरेंस। तो इसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखा, इसी चीज़ को कहाँ लिखा, यहाँ लिखा है, करेक्ट है। तो Vx वर्सेस टाइम देकर क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा, हो गया ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसी ग्राफ से हम लोग कुछ और सीख लेते हैं। Vx वर्सेस t का ग्राफ अगर देते हैं, करेक्ट, और स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछेंगे, क्या कीजिएगा जरा बताइए तो। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करना है। स्पीड बोलिए बोलिए, पूरा बात बोलना है, मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं। बोला है कि सर जैसे ही स्पीड आप बोलते हैं तो मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्पीड बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया कि सर आप Vx नहीं पूछ रहे हैं, Vx का मॉडुलस पूछ रहे हैं, करेक्ट ना। किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस लेने का एकदम डरने वाली कोई बात ही नहीं है, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे सीखिएगा। और जस्ट ए बिगिनिंग है, ग्रुप में बोलना सीखिए। नहीं तो कहीं पे अगर अच्छे कॉलेज में चले गए तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। आपको तो अपना नेचर जो है कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा ना, एटलीस्ट क्वेश्चन पूछने का। पीछे के बेंच पे भी बैठे हुए हैं, देखते हैं कोई कोई स्टूडेंट पीछे के बेंच पे रखे भी सारा क्वेश्चन पूछ लेता है, और कोई आगे के बेंच पे भी बैठ के नहीं पूछ पाता है। मतलब आपको इस चीज़ से ऊपर आना पड़ेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगा या रिप्लाई करूँगा तो दूसरा क्या सोचेगा। एटलीस्ट लर्निंग प्रोसेस में इतना डांट खाया होगा मैं। कभी कभी तो ऐसा होता था ना, जैसे मेरा एक नेचर था, मतलब होता ना इनिशियली एक्साइटमेंट सीखने का। तो 9th क्लास में सर मैथ का क्वेश्चन लिखवाते थे, और जब तक लिखवा कर फुल स्टॉप लगाते थे तब तक मैं बना कर चला जाता था सर। तो कभी कभी टीचर को बहुत अच्छा लगता था, और कभी कभी इरिटेट हो जाते थे कि भाई को थोड़ा तो टाइम दो। वो बुक ऐसे रखते थे, अब मैं दौड़ के चला गया, सर ये बन गया। मतलब अपना हाई स्कूल में होता ना एक क्रेज अपने आप को शो करने का, बचपन का दिमाग, राइट, कि हाँ मैं क्लास का फर्स्ट बॉय हूँ। मैच्योरिटी आते थे धीरे धीरे समझ में आ गया कि सबसे कोई मतलब नहीं है, अपना सीखते जाइए। फिर पटना जाकर उस चीज़ को अपना सुधारा। बट इनिशियली में वही मेरा मोटिवेशन था, सीखने का चाह, आगे बढ़ने का। मैथ अच्छा लग रहा था, समझ में आ रहा था, एडवांस मैथ पढ़ रहे थे। अब वहाँ पे पीछे रहते तो 2-4 बार डांट भी खाए, और 10-15 बार मोटिवेशन भी टीचर से मिला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उनको अच्छा लगेगा ना भाई, फुल स्टॉप किए मैं बना दिया प्रॉपर। तो एक्चुअल में जैसे ही मॉडुलस लगाते थे, मॉडुलस का मतलब है कि जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, बट जहाँ पे नेगेटिव है मेक इट पॉजिटिव। इसका मतलब है कहाँ पे मिरर लगा दें, यहाँ पे, करेक्ट।
लेकिन जब मिरर लगाइएगा तो ये मेजरमेंट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे Vx1 है और यहाँ पे Vx2 है, तो इतना गैप यहाँ पे जो है उतना ही गैप ऊपर जाएंगे, बट शेप डिट्टो ऐसा ही रहेगा। करेक्ट। चलिए, तो एक क्या हो गया Vx2 और एक क्या हो जाएगा Vx, बट ये अब Vx1 नहीं रहेगा, मॉडुलस ऑफ Vx1 रहेगा। अगर यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड था तो यहाँ पे क्या दिखेगा +4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं कि A B और इस पॉइंट को कुछ P बोलते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा PS रहेगा। करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, तो आप तो पक्का पढ़े होंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू ds बाई dt, ds बाई dt। करेक्ट है ना। तो v इक्वल टू ds बाई dt, देन ds इक्वल टू व्हाट, और ds मेरा डिस्टेंस यहाँ पे है। करेक्ट। तो ds इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे एवरीवन, डिस्टेंस ऑलवेज 0 से शुरू होता है, S1 से S2 मत कर दीजिएगा, चेंज इन डिस्टेंस वो नहीं रहना है। 0 से S और 0 से T। इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो किसका एरिया डिस्टेंस देगा, स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। करेक्ट है ना। और स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया कभी भी निगेटिव होगा, ऑलवेज तो स्पीड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो एक तरीका और था कि एग्जाम में अगर Vx वर्सेस T का ग्राफ आ गया और थोड़ा भी मन में शंका है, डिस्टेंस और पूछा गया कि मिस्टेक हो जाएगा मुझसे, तो Vx वर्सेस T को किस में कन्वर्ट कर लें, स्पीड वर्सेस टाइम। या तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें अगर आप बहुत अलर्ट हैं तो, और नहीं तो अपने आप को गलती सुधारने के लिए आप Vx वर्सेस T के ग्राफ को किस में कन्वर्ट करके सोचें, रफ में पूरा एरिया क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज एरिया, एरिया अलग था या सेम था, सेम था। तो पूरा एरिया मान लेते हैं एरिया A1 था, और एरिया अब आपको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो नहीं था कि A2 का मॉडुलस है। करेक्ट। तो लिख लीजिए बस, स्पीड वर्सेस, एक मिनट, Vx वर्सेस टाइम का एरिया क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया क्या कहता है, डिस्टेंस। एक लाइन, दो लाइन मिलाइए। Vx वर्सेस T का एरिया डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया डिस्टेंस। करेक्ट है ना। डेरिवेशन जब मैग्नेटिक फील्ड का था, यहाँ देखिए वो आसान डेरिवेशन नहीं था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। मुझे पता है कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, बट मैं बोला था कि उसका रिजल्ट से आप लोग को मतलब है। बट मुझे पर्सनली सॉल्व करके अच्छा लगा, तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत कभी अच्छा लगना पड़ेगा कि हाँ कंडीशन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और प्लस उसके बेसिस पे HCP में कुछ टाइप प्रॉब्लम है, या IIT में उस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया एडवांस में, तो मुझे वो तो 2 मिनट का काम था, तो वही तो लास्ट में मैंने सेकेंड मेथड किया। बट वो तो हो गया बहुत शॉर्टकट ना, ये तो आपने खुद कंक्लूजन दे के किया। मतलब एक कोई मान लें, लेटर सपोज पाथ इज सर्कुलर, मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि पाथ सर्कुलर ही होगा, अब ये करते हैं,
बट पता कैसे लगा कि पाथ सर्कुलर होगा? समझे बात को? तो पहले मैंने प्रूफ कर दिया कि पाथ सर्कुलर है। तो ये एक्चुअली जो डेरिवेशन था, दिस इज द वे ऑफ अख्तर सर। ये जो डेरिवेशन मैंने किया वो मेरा उसमें कंफ्यूजन नहीं है। मेरे टीचर यहाँ इस तरीके से ही पढ़ाते थे, हर एक चीज़ को पूरा डेप्थ में, पूरा दुनिया ही दिख जाता था। उसको किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आएगा अटैक करेंगे। भाई बहुत कमाल कमाल के टीचर पटना में हैं, खासकर मेरे एरा में, मेरे ज़माना का। अभी तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 2004 से अभी जोड़िए ना, कितना साल हो गया, 15 ईयर्स से मैं पटना के कांटेक्ट में नहीं हूँ। उस टाइम तक बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर वहाँ पे डॉक्टर DKC, तो अपने आप में एक माइलस्टोन। सारा अभी जितना भी ब्रांडेड कोचिंग है, जो भी कोचिंग क्लास है पूरा इंडिया में, ऑर्गेनिक का 50% HOD उनका स्टूडेंट है, 50%। और जो अच्छे फिजिक्स का टीचर है उसमें 80% अख्तर सर का स्टूडेंट है पूरे इंडिया में, मतलब अच्छे लेवल का जो एडवांस के लिए पढ़ाता है। खान सर GS का, देखते हैं कितना डेडिकेटेड टीचर है। और उनके कभी क्लासरूम का अगर फोटो देख लीजिएगा, क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं एक क्लास में, सोचिए। वैसे ही सुपर 30 के जो आनंद सर मैथ के, सुपर 30 तो नाम सुने हैं, जो आनंद सर जब मैथ पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, उनके एक क्लासरूम में 1200 बच्चे बैठता है एट ए टाइम, मतलब एक रो में 100। देखते हैं, बहुत बड़ा लिखते हैं। फंक्शन लिखना रहेगा तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, और कमाल का मैथ पढ़ाते हैं। बोर्ड जैसे मेरा ये बोर्ड है 12 फीट का, तो इनका जस्ट टेबल रहेगा। नहीं, बिल्कुल भाई, वो भाई चौक से लिखते हैं, उस टाइम का बात है। और वहाँ पहली बात तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा। 1200 बच्चे में भी वहाँ पे 10,000 बच्चा जुड़ता है मैथ क्लास करने के लिए। वहाँ पे 1 लाख बच्चे पहुँचते हैं तैयारी करने के लिए। यहाँ तो गुवाहाटी में तो 500 बच्चा में मारा मारी है, नहीं, उसी का मार्केटिंग है। अब यहाँ पे ओपन कर दिया तो अब मैं दूसरी जगह के लिए सोचता नहीं हूँ, चाहता भी नहीं हूँ और ना सोचता हूँ, क्योंकि आप कहीं पे रहिएगा तो उस जगह से इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगा। बट जितना जैसे आप बैठे हुए हैं ना, उतना तो एक रो में बैठ जाता है। बट टाइम का वेट कर रहा हूँ। मैं इस बात से नाखुश नहीं हूँ, ये मैटर नहीं करता एक टाइम के बाद कि हाँ कितने बच्चे हैं, मैटर करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है काम करके। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बताएं, यहाँ देखिए x कांस्टेंट रहेगा तो Vx का एक्सप्रेशन क्या होगा टाइम के लिए? Vx वर्सेस टाइम का इक्वेशन नहीं भाई, करेक्ट। इसका मतलब है, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, Vx वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? तो यहाँ से बात करें या इक्वेशन लिखकर बात करें, डिफरेंट थिंग या सेम थिंग? अरे लीनियर इक्वेशन ही तो है, और जिसका स्लोप किसी भी लीनियर इक्वेशन का, इसका कोफिशिएंट ही तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्लोप का काम कौन कर रहा है? Ax। इसका मतलब आज के बाद Vx वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। आपके सामने दो चीज़ एक साथ ले लेता हूँ, EVxt प्लस हाफ AXT स्क्वायर। ये किसके लिए लिखते, ये दोनों इक्वेशन किसके लिए लिखते हैं? कितना बढ़िया तो है। तो अगर x कांस्टेंट है तब Vx वर्सेस t का लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रहेगा। इज इट कंपलसरी कि वो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा? अगर Ux 0 रहेगा तब बोल सकते हैं कि ओरिजिन से पास करेगा, बट इतना तो डैम श्योर है कि स्ट्रेट लाइन रहेगा।
और एक्स वर्सेस टी का ग्राफ या डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ क्या रहेगा? पैराबोलिक रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। करेक्ट है ना? और क्वाड्रेटिक में तो कल के क्लास में ही तो बताए थे कि या तो ऐसे हो सकता, नहीं तो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस पे बहुत बात करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वी एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली स्लोप ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक स्लोप का मतलब एक क्या रहेगा? कांस्टेंट। लिख लीजिए। Find position of particle at t equal to 12 second. Find out the position of particle at t equal to 12 second. और इस क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से बनाना है। देखिए स्टूडेंट, कंडीशन तो भाई ये दिया हुआ है ना, 0 से तो डेल्टा एक्स बिटवीन 0 to 12 सेकेंड ऐसे कर सकते हैं। और वी एक्स वर्सेस टाइम का एरिया क्या होता है? चेंज इन एक्स। तो क्या ये एरिया है, पूरा एरिया बता सकते हैं कितना है? कितना है? 1 तो आपका आंसर क्या आया? आंसर 1 और 0 है सर। और ये पूरा एरिया क्या है? एरिया 1 और 0 है सर। तो आपका जो आंसर आया वो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। लिखे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं लिखिएगा तो कैसे आंसर दीजिएगा? आपसे डेल्टा एक्स पूछे थे या पोजीशन पूछे थे? पोजीशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एक्स या एक्स। देन बनाकर भी मिस्टेक हो गया। तो टोटल एरिया कितना है एवरीवन? 1 1। और चेंज इन एक्स क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 1 1 0 है। बट आपको तो मैं कहाँ पे पार्टिकल है एग्जैक्टली, मतलब फाइनल पोजीशन पूछ रहे थे, राइट? तो 1 1 0 प्लस एक्स आई कितना था? देन करेक्ट आंसर 1 1 0 रहेगा, 106 रहेगा, 106। करेक्ट है ना? अगर पूछते फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 12 सेकेंड तब आंसर आता 1 1 0। पर पूछा क्या गया था? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है का मतलब डेल्टा एक्स होता है या एक्स होता है? एक्स। क्लियर है ना? हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल? 1 मिनट। तो एक यहाँ देखिएगा, एरिया देखकर यहाँ पे आपको अलर्ट होने का रिक्वायरमेंट है। पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया,
आप सॉरी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो ये पूरा एरिया ही डिस्टेंस रहेगा, ये पूरा एरिया ही क्या रहेगा, डिस्टेंस हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि पार्टिकल ऑलवेज किधर जा रहा था, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जाते थे लास्ट में क्या हो गया, कम्स इनटू रेस्ट, रेस्ट में आया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। कोई ऐसे गाड़ी जा रहा है, जाते जाते कहीं पे जाकर रुक गया, बट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। और ऐसे भी यहाँ पे एरिया कहीं पे निगेटिव है, नहीं है। इस केस में वी एक्स वर्सेस टी का ग्राफ और स्पीड वर्सेस टी का ग्राफ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, राइट। तो जब यही ग्राफ वी एक्स वर्सेस टी का है और यही ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम का है, तो स्पीड वर्सेस टाइम का लिखेंगे तब जो एरिया मिलेगा, एरिया डिफरेंट है, सेम है, सेम है। तो इस केस में डिस्टेंस भी क्या रहेगा, 1 1 0 रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक में मिलता है या नीट के एग्जाम में आता है, बन जाएगा पक्का। ये भी मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। and also find out distance of particle between 0 to 6 second। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, खास रेस्ट एंड मोशन, इसलिए इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप लोग जल्दीबाजी से चाह रहे हैं या आप जैसे लेके चलो वैसे चल रहे हैं? इसमें टाइम चाहिए, ठीक है। भाई ए एरिया कितना होगा, ए वाला पॉइंट तो निकल जाएगा ना सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। ऐसे तो मैथमेटिकल टूल में लिए थे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, -5 कितना रहेगा, ये तो मैथमेटिकल टूल में ऐसा लिए थे और यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दिए थे, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अधूरा था, ये सिमिलर ट्रायंगल से निकालना होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे निकल जाएगा ना। चलिए अब तो इसका एरिया बताएंगे। ये एरिया कितना, एक एरिया कितना, 5। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 + A2 20 + -5, 20 + -5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और डिस्टेंस क्लास स्टूडेंट देखिए तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन कहाँ चेंज किया है, बी पे। इसका मतलब है कि हम लोग को ब्रेक करके
ए से बी और डेल्टा एक्स बी से सी। कहने का मतलब क्या हुआ, A1 का मैग्नीट्यूड प्लस A2 का मैग्नीट्यूड, तो 25 रहेगा। तो इसके उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहा या सेम रहा? डिफरेंट रहा। तो ऐसा रहेगा तो बन जाएगा ना, करेक्ट है ना? हेलो एवरीवन, यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। टेन सेकेंड तक। ये आप पूरा एरिया निकाल पाए? ये ऊपर वाला एरिया कितना है? 24 हाँ सर 30%। और नीचे वाला एरिया कितना है? इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं। A1 है 32 और A2 कितना है? वेरी गुड। तो डेल्टा एक्स तो हो जाएगा A1 प्लस A2, तो 32 प्लस -10 22 मीटर। ये हो गया मेरा क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? A1 अब प्लस A2, तब कितना हो जाएगा? 42 मीटर। मतलब आप ग्राफ से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाइफर्केट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, राइट? ओके स्टूडेंट।
देखिए हम लोग एक सेक्शन रेस्ट एंड मोशन में लेके चले थे जिसमें कि एक्स दिया हुआ था तो वी एक्स और एक्स पे आ रहे थे और उसमें से दो कैटेगरी बनाए थे, एक्सेशन कांस्टेंट और एक्सेशन। तो अभी तक मोटा मोटी एक्शन कांस्टेंट के लिए हम लोग काम कर चुके हैं। यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बच्चों को बहुत पता होता है कि आगे बढ़ना कैसे है, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए एक्स कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। तो भाई जैसे ही एक्स वेरिएबल हो गया तो आपका ये जो ब्रह्मास्त्र था वो तो फेल कर गया, है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि फिर भी इसको इशू लगा देते हैं। ये अब काम करेगा? नहीं करेगा। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बट ये अब काम, और ए देकर मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, चाहिए होगा ना, तो क्या इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, करेक्ट है। तो पहली बात तो है कि जब एक्स वेरिएबल रहेगा तो ये आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, करेक्ट हो गया। और फिर भी आपको एक्स दिया रहेगा लेकिन वेरिएबल रहेगा, निकालना रहेगा वी एक्स। क्या निकालना रहेगा? वी एक्स। या निकालना रहेगा वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो वाट एवर, या एक्स वर्सेस टाइम, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली जब हम लोग रेस्ट एंड मोशन में बात कर रहे हैं तो हम लोग के पास एक्स आते रहता है, वी एक्स आते रहता है, एक्स आते रहता है, टाइम आते रहता है, करेक्ट है ना। यहाँ देखेंगे सब लोग, एवरीवन, यही है ना, चार, पांचवा कोई है? डिस्टेंस है तो अलग मैटर है, बट मोटा में तो यही चार है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर एक वेरिएबल है तो कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करें। तो बड़ा यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, एक्स किसका फंक्शन दिया जा सकता है? एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और बहुत करेंगे तो और क्या कर सकते हैं, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है या ना, या एक्स एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, वी एक्स। चौथा तो आएगा ही नहीं, और कोई आएगा? तो इन तीनों में ए रहेगा तो कैसे बढ़ेंगे, ए रहेगा तो कैसे बढ़ेंगे, और ए रहेगा कैसे बढ़ेंगे, और तीनों को वन बाय वन प्रॉब्लम कर प्रोसीड करने का अगर तरीका समझा दिया जाए तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे अपने टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होता था कि एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो बन जाता था, बाकी कुछ आता था तो दिमाग ब्लैंक, बढ़े कैसे। बाद में रियलाइज किया ओके यही चार के बीच में तो गेम है। तो एक्स तो हम लोग लेफ्ट में लिए, बाकी बचा कौन? तीन बचा। तो या तो आपके एग्जाम में क्या आएगा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, टाइम वेरिएबल रहेगा, नहीं तो क्या आएगा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, और नहीं तो क्या आएगा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वी एक्स आएगा। फोर्थ तो आएगा ही नहीं, चांस है, कुछ रिकॉल कीजिए तो नहीं आएगा। बस यही तीन तो सीखना है एवरीवन। इतना आसान था, जिसके लिए अभी तक इतना टेंशन में थे कि एक वेरिएबल रहेगा तो कैसे होगा। और एक्चुअली ये अच्छा लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपने चीज़ों को तोड़ कर देखा ही नहीं कि कौन को क्या क्या हो सकता था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है उस पर पहले बात कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे प्रॉब्लम बनाने के लिए, करेक्ट। तो पहला केस लेते हैं, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट है ना। तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्स से हम लोग को क्या पूछा जा सकता है, वी एक्स या एक्स, वी एक्स या एक्स। तो एक्स को सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे ना डी एक्स वाई डी टी, करेक्ट। और डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू व्हाट, अब ये वेरिएबल टी है बट फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना। फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कल के क्लास में वी एक्स एज साइन का फंक्शन था, साइनसोइडल फंक्शन, बट वेरिएबल टाइम था, फंक्शन साइनसोइडल था। कल में ऐसा कुछ था ना, C1 साइन समथिंग लाइक, ओके।
तो यहाँ पे dvx, और ये आपको पता है कि a दिया रहेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। अगर कंडीशन नहीं दिया रहेगा सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो कंडीशन दिया रहेगा, तो dvx इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। अब वेरिएबल भी क्या है? तब तो कोई हेडेक नहीं है, इंटीग्रेशन पक्का होगा ही होगा। करेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? अब वेरिएबल क्या है? टाइम। अब ये जो चीज़ है वो कुछ भी हो सकता है। लीनियर इक्वेशन रहा होगा टाइम का, क्वाड्रेटिक रहा होगा इक्वेशन टाइम का, एक्सपोनेंशियल रहेगा इक्वेशन, राइट, या साइन का रहेगा, बट वेरिएबल तो क्या रहेगा? टाइम। अब सबके लिए हम लोग के पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है, तो क्या करेंगे? टी नॉट से टी नॉट से, अब वी नॉट से व्हाट? वी एक्स। तो यहाँ से हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। तो प्रॉब्लम बनाने का तरीका ये रहेगा, जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग जानते हैं। ये फार्मूला नहीं लगाएंगे वी एक्स निकालने के लिए। यहाँ पे लगेगा ये फार्मूला? नहीं लगेगा। ये फार्मूला एक्सप्रेशन कांस्टेंट के लिए दिया गया है। करेक्ट है ना? वहाँ तक आइए। यहाँ तक हो गया एवरीवन। अब सेकेंड केस, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या है? एक्स। बट सबसे पहले बढ़ेंगे तो ऐसे डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वाट? एफ ऑफ एक्स। करेक्ट। तो डी वी एक्स इक्वल टू, पहले आगे बढ़ना है, ठीक है। कभी कभी नहीं देखते हैं कि रास्ता जा रहे हैं और पीछे ही मुड़ना था, आगे चले गए, अपना गलती सुधारेंगे फिर बाद में। यहाँ आने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? बट वेरिएबल क्या रहेगा? ऐसा इंटीग्रेशन से हो पाएगा? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही यहाँ पे वेरिएबल में रहना चाहिए। उसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये तो इंटीग्रेशन आपसे होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कोशिश वही किए थे, जनरल जो ट्रेंड था, जस्ट लाइक दिस, बट यहाँ पे काम किए तो ये इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा। तब क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है, यहाँ रुकिए, इसका मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो dx रहता तो आपका काम बन जाता। अगर यहाँ पे dx रहता तो आपका काम, तो dvx बाई dt इक्वल टू एफ एक्स है। तो dvx बाई dx, जानबूझ के dx को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे dx चाहिए। क्या चाहिए? dx। करेक्ट। लेकिन ऐसे तो लिख सकते हैं ना। इसका मेन सेंस पे कोई फर्क पड़ा? इसका मेन सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरीका सिखाया है कि यहाँ पे एफ एक्स रहेगा तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। करेक्ट। और ए वैल्यू क्या है? वी एक्स। तो इसके बदले क्या वी एक्स लिख दें? डी वी एक्स और बाई वाट? डी एक्स इक्वल टू वाट? एफ एक्स। तो वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आपसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। करेक्ट है ना? कहाँ से कहाँ तक? एक्स नॉट से एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? वी नॉट से वी एक्स। तो इसको सेकेंड केस को ध्यान से देख लीजिएगा। इस सेक्शन में मेडिकल वाले बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे आकर वो ब्लैंक हो जाते हैं। एक से जब फंक्शन ऑफ टाइम तो काम कर लेते हैं मिला जुला कर, बट यहाँ पे क्लिक ही नहीं करता कि होगा कैसे। तब समझ में आ गया कैसे करना है?
हर कैटेगरी पे प्रॉब्लम लूँगा। ये तीन ही कैटेगरी है ना, एक्स वेरिएबल होने का कितना तरीका हो सकता है? तीनों, सब पे प्रॉब्लम लेंगे। अब यहाँ देखेंगे थर्ड कैटेगरी क्या रहेगा स्टूडेंट? एक्स एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? वी एक्स, करेक्ट। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू व्हाट? करेक्ट है ना? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? डी टी इधर, यहाँ देखिएगा, अगर इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ लेके चले जाएं, तो आपको कुछ भी इफ एंड बट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बोले क्यों? आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? वी एक्स। अब वेरिएबल भी क्या है? वी एक्स। ये तो और भी आसान है या ना? टी नॉट से टी और वी नॉट से वी एक्स। तो तीन तरीका में, तीनों में अलग अलग सोचना है। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा था? फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड। फर्स्ट और थर्ड भी दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। जैसे यहाँ डी वी एक्स दिखे, यहाँ पे ये दिखे, करेक्ट। मान लेते हैं कि ऐसे रहता, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोलते हैं। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ऐसे कर लेंगे इक्वल टू डी टी, राइट। इंटीग्रेशन फटाक से हो जाएगा। तो वही काम यहाँ था, जैसे डी वी एक्स बाई डी टी लिखा है, यहाँ पे वी एक्स है, क्लिक करेगा, ओके, यहाँ पे डी वी एक्स, यहाँ पे इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेके चले जाएंगे। तो थोड़ा एक्स्ट्रा किस में सोचना पड़ा? सेकेंड केस में, करेक्ट। तो तीन तरीका था एक्स को वेरिएबल होने का, और तीनों तरीका में कैसे पहला स्टेप को प्रोसीड करते हैं उसको मैंने यहाँ पे दिखाया। लिख लीजिए। क्या बोले? किसी एक मतलब एक केस, तीनों केस तीन केस में बड़ा समस्या है। एक मिनट में समझ गया इनका समस्या को। यहाँ देखिए, आपके अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम वेरिएबल वाला रहेगा तो तीनों में से कोई भी अप्लाई करेंगे। ये तीन तरीका के लिए मैंने क्या बोला कि इन दोनों से कोई भी अप्लाई करना है। मैंने क्या बोला कि वो तीन तरीका में जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसमें तीनों में से कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे? नॉट एनी वन, फर्स्ट वन। कौन सा? सेकेंड और थर्ड आपको हेल्प करेगा क्या? आपको क्या लग रहा था तीनों में से कोई भी अप्लाई करना है? अरे एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसमें कौन सा तरीका? सेकेंड, करेक्ट। इसमें कौन सा तरीका? थर्ड। तो इसमें फर्स्ट मेथड से सॉल्व होगा, इसमें सेकंड से, इसमें थर्ड से। ऐसा नहीं कि सर ये दिए हैं तीनों में से कोई भी अप्लाई कर देते हैं, वो मैं सिखा रहा था। करेक्ट है ना? लिख लीजिए भाई एग्जाम्पल। आप लोग तो समझ में आ गया था ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, इसमें कौन सा फर्स्ट तरीका, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, थर्ड से बनेगा। प्रोसीड करेंगे। बट आप अभी आप बीच रास्ते में हैं, सिर्फ वी एक्स तक पहुँचे हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं? अब वी एक्स तक पहुँच जाएंगे तो फिर एक्स के लिए सोचेंगे। वी एक्स से कहाँ जाएंगे? एक्स।
चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए बाकी लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। बाकी लोग का ग्राफ ऐसे चल रहा है क्लास अटेंड का, ये अटेंडेंस वर्सेस वीकेंड है। कभी पूरा मैक्सिमम अटेंडेंस है, फिर कम होते चला जाता है, कभी ना ही ऑफलाइन ना ही लाइव निगेटिव में, और ना ही वीडियो फॉलो। अब फिर कभी मन करता है छुट्टी लेने का बताते हैं। जब बैच स्टार्ट हुआ था ना, जिस दिन फर्स्ट डे या सेकंड डे या थर्ड डे, तो जब भी बैच स्टार्ट होता है इनिशियल में मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे फैकल्टी थोड़ा घबरा जाते हैं। मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ बात। और बैच में बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टूडेंट आया दिन फाइन, ऐसा तो पता नहीं सर बैच का क्या होगा कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। अलग अलग लेवल के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत कम पढ़े, तो ये नहीं कि बच्चे खराब रहते हैं, मतलब पढ़े हुए नहीं रहते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो मैं उनको एक ही बात के लिए मोटिवेट करता हूँ, मतलब मैं आपके बैच का तारीफ़ कर रहा हूँ अब, कि आप हम लोग का जो ड्यूटी है, बच्चे आए, वेरी मच थैंकफुल कि कम से कम आए तो सही। अब उनको अपना 100% देकर जितना भी एफर्ट लगाए पढ़ा देना है। मेरे हाथ में क्या है, ड्यूटी है पढ़ाना, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे करके बैच अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका सिंसियरिटी, तो जब जहाँ से बैच स्टार्ट हुआ था उसके रिस्पेक्ट में बैच अभी बहुत अच्छे लेवल पे आपका आ गया है। कम से कम फिजिक्स आप समझना शुरू कर दिए, राइट। मन में जो डर था वो थोड़ा था ख़त्म हो रहा है, ग्राफ को आप अप्रोच कर रहे हैं। जब फर्स्ट डे आया था सर फिजिक्स ही मेरा ख़राब है, कम 10 मिनट इसी पे बात हुआ था, राइट। कैसे होगा प्लीज़, तो सर समझ में ही नहीं आता है। मैं कुछ होता है ना भाई, सर बायो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मेडिकल वाले बच्चे आते तो बोलते हैं, बायो को अपना तारीफ़ करते हैं, और बायो अच्छा होता भी है। मैं जो यहाँ पे बायो ले रहा हूँ वो थोड़ा टफ इधर उधर का रहता है, बट एक्चुअली मेन एग्जाम में तो आसानी तो होता है, राइट। फिर सर थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और वहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है धीरे 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 करके। इसलिए अभी बैच में रिदम ठीक है, टचवुड, यही रिदम अगला 5 मंथ तक बना हुआ रह गया तो बहुत सही से क्लास ख़त्म होगा, ठीक है। देखते नहीं 12th वाले बच्चे या 11th वाला कैसे लगे रहते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है खाली बोर्ड बीच में। अगर जितना लेवल से वो काम करते हैं, उनको कभी नहीं उनसे बोलते हुए सुनिएगा कि सर ये तो टफ हो गया। 12th वाले बच्चे जो हैं उनको डेरिवेशन के टाइम पे कभी एकदम इंटरेस्ट लेके देखते रहेगा, बनाते रहेगा। तो उनको उसी तरीके से पिछले 1.5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, और वो मेरे अकॉर्डिंग ढल गए हैं कि हाँ मैथमेटिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग कोरोना में पड़ गए बीच, हाफ ऑफ द कोरोना था। स्कूल का तो बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत मैं डिबेट किया हूँ, टाइम ही वेस्ट होता है। क्योंकि स्कूल के भरोसे अगर रहेंगे कि मेरा साइंस उस तरीके से समझ में आएगा जो आप चाहते हैं, नहीं हो सकता है भाई। क्योंकि वहाँ पे है एनसीईआरटी फॉलो करवाना है, तो एनसीईआरटी में उस तरीके से है ही नहीं चीज़ों को। ये हम लोग अब रियल रेशनल मोशन समझ रहे हैं, कैसा होता है रेशनल मोशन, ऐसे से आता है न्यूमेरिकल, राइट। पैराबोला में 5 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, कितना समझिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जस्ट कितना बड़ा मजाक है भाई। मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक चैप्टर है मैथ में, आप लोग तो नाम सुने होंगे। सर्कल इतना बड़ा चैप्टर है, यू कांट बिलीव। मतलब उसको सही से नॉलेज एकदम कॉन्फिडेंस होने के लिए कम से कम 150 प्रॉब्लम चाहिए, और उसका 10 प्रॉब्लम है, और वो भी क्या छोटा छोटा, और दे आर फॉलोइंग व्हाट, वो लोग बोलते हैं 11th और 12th में कि एनसीईआरटी फॉलो करना है। एग्ज़ाम लेते हैं लोनी से भी ऊपर, ऐसे लोनी मतलब गॉड फादर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बुक है उसी से सब टूट के बन गया है।
तो नहीं लगता कि बोलना फॉलो कुछ और करवा रहे हैं, करना कुछ और है? तो बहुत पहले से है, इसलिए बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। चलिए तो एक प्रॉब्लम, सबसे आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं एवरीवन। हालांकि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप बहुत सारा सॉल्व कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। t = 0 पे ux दिया हुआ है, करेक्ट? 2 मीटर पर सेकेंड, और x0 भी दिया हुआ है 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड Vx as a function of time second, x as a function of time एंड ये हो गया दो। अब एक मिनट, Vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। तो जब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल रहा है मतलब किसी भी टाइम का, तब किसी भी टाइम का फिर स्पीड या Vx पूछेंगे निकल जाएगा। और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिए मतलब किस टाइम का x, एट एनी टाइम t, तो किसी भी टाइम का x पूछेंगे तो निकल जाएगा, या इवन डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो निकल जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t = 0 to t = 3 सेकेंड। चलो सॉल्व कीजिए। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है या इंस्टेंटेनियस का है? इंस्टेंटेनियस का है।
देखते यहाँ तक सही है। यहाँ से फाइनल वी एक्स का एक्सप्रेशन क्या आया है? टी क्यू बाई 3 तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2, और उसके बाद वी एक्स इक्वल टू क्या डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस वाट, देन डी एक्स इक्वल टू टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2 डी टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? तो लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? x माइनस 10, मैं इस तरफ का डायरेक्ट ए कर दिया, t4 बाई 12 ना, और माइनस टी क्यू बाई 6 अब प्लस 2t। मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट सब पुट कर दिया, उसके बाद मुझे ये मिला है। इसका तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? t4 बाई 12 माइनस टी क्यू बाई 6 अब प्लस 2t अब प्लस वाट, यही तो है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड क्या निकालना था स्टूडेंट? एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, करेक्ट। यही क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, नहीं लगता कि एवरेज एक्सेलरेशन ये देकर एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तो आना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए था Vx2 माइनस Vx1 और डिवाइड बाई, तो Vx2 और Vx1 के लिए आपके हाथ पे एक्सप्रेशन था क्या? नहीं था। तो पहले Ax से Vx पे आना पड़ेगा और तब जाकर फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन पूछना ही आपसे काम करवाना काफ़ी हो जाता। एवरेज एक्सेलरेशन जैसे ही पूछते तो आपका मजबूरी था कि Ax से Vx पे आते। कहाँ से कहाँ थे? X से Vx पे, और Vx का एक्सप्रेशन तो अब आपके हाथ में है, करेक्ट है ना? तो t इक्वल टू कहाँ से कहाँ के बीच में था? t इक्वल 0 से 3 ना, t इक्वल टू 3 पे कितना है जरा आप कैलकुलेट करेंगे। ए वैल्यू तो हो जाएगा 27 बाई 3, 9 ना, 9 माइनस 9 बाई 2 अब प्लस 2 अब माइनस 2 और डिवाइड बाई 3 माइनस 0, कितना? 13 बाई ए और ए आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना? 9 बाई, एक मिनट ये भी तो रहेगा, 9 माइनस 9 बाई 2 कितना? 9 बाई 2 बाई 3, 9 बाई 6, ये आना चाहिए, ठीक है ना? 13 बाई 3 कैसे हो गया था? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो आसान वाला था, हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लूँगा और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वी एक्स लूँगा, और इस पर 3 क्वेश्चन भी, अगर 2 क्वेश्चन भी करवा देंगे तो आप एटलीस्ट उसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सेक्शन को कवर करने के बाद तब स्टार्ट करूँगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर, अब फिर स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, कितना? और 2 डायमेंशनल मोशन का अंदर ही आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब, और फिर रिलेटिव मोशन, हाँ है।
ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अगर सही से पढ़ना चाहेंगे तो अच्छा खासा बड़ा है। जैसे तैसे पढ़ना चाहेंगे तो मैं 2 दिन में भी कवर कर सकता हूँ, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। फार्मूला ही तो लिखना है। बट यहाँ पे हम लोग हर चीज़ पे प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ रहे हैं।